क्लास 7 का है ना, वो 4th चैप्टर है। ठीक है, इसका कहानी हम विस्तार रूप से हम बता चुके हैं पहले का क्लास में। आज का क्लास में हम मिठाई वाला का ये क्वेश्चन आंसर हम विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो देखिए, बच्चे एक ही चीज से उगता ना जाए। जैसे कि मिठाई वाला अलग अलग चीज इसलिए लेकर आते थे क्योंकि बच्चे एक चीज से उगता ना जाए, मतलब एक चीज से मन उसका भर ना जाए। मतलब एक होता है ना, एक चीज को मन भर गया तो उगता रहा है, इसलिए एक चीज से उगता ना जाए, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। ठीक है, दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। वो अपना फायदा का चिंता कभी नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। आधा यहाँ पे है इंत है और स्पेस नहीं था, इसके लिए जाम यहाँ दोनों एक ही में मिलाना है। ठीक है आप लोग को, तो धन लगाने के कारण वस्तुओं को इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था। इसलिए वो अलग अलग चीजें और अलग अलग मतलब हर 6 महीने में वो आया करता था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो आते ही थे उसके पास, लेकिन उसके साथ बड़े भी उत्सुक मतलब दौड़ के आ जाते थे। जब वो मिठाई वाले आते थे ना, बच्चे तो आते ही थे क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन बच्चे के साथ बड़े भी आ जाते थे, दौड़े हुए खींचे चले आते थे। अब क्या गुण था तो देखिए, मिठाई वाला का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजें को विशेषताएं बताना, बच्चे की मनपसंद चीजें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चे से अपनत्व, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसे विशेषताएं थी कि बच्चे लेकिन बड़े भी उसकी ओर चले आते थे। मतलब कि उसका मिठाई वाला का इतना अच्छा आवाज मधुर था कि उसका आवाज सुनकर बच्चे तो दौड़े आते ही थे, लेकिन बड़े भी दौड़े आ जाते थे, क्योंकि उनका बेचने का जो शैली था ना मिठाई वाला का बहुत अच्छा था। प्यार से जताना था, कम दाम में बेचना था और सबको मन लोभाए रहता था। ठीक है बच्चों, इससे आगे विजय बाबू के एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे वो हम देखेंगे। तो ग्राहक मतलब होता है कि खरीदने वाला, अब विक्रेता होता है बेचने वाला। ठीक है, तो देखिए, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है और सामान सबको ही एक भाव में देते हैं, पर पहले अधिक दाम फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता मतलब बेचने वाला तौर पर मुरली वाला तर्क देता है। तो मुरली वाला बेचने वाला ही था ना, विक्रेता ही था, तो वो तर्क देता है, मतलब बात करता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उस पर ही एहसान कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे ही। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, खिलौना वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो खिलौना वाले आने पर देखिए क्या होता है। खिलौने वाले की मधुर आवाज सुनकर बच्चों चंचल हो जाते थे, मतलब कि एक्टिव हो जाते थे, मतलब कि जल्दी जल्दी हमको जाना है। आवाज ही सुनकर उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज, मतलब कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में, मतलब सामने के मकानों में हलचल मच जाती थी। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों को मतलब
जाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने मोल भाव करने लगते थे। ठीक है बच्चों, तो मुझे नहीं लगता होगा कि ये समझने में कोई परेशानी होता हो। क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया था? क्योंकि देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया था क्योंकि उसे वह आवाज जानी पहचानी लगी थी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार का मधुर कर्ण से गाकर खिलौना बेचा करता था। यानी कि खिलौने वाला और मुरली वाला दोनों तो सेम आदमी है, तो आवाज तो मिलेगा ही, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। ठीक है, और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। अब एक ही आदमी रहेगा तो आवाज तो मिलेगा ही। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। ठीक है, दोनों को बेचने का अंदाज एक समान था, क्योंकि इसलिए एक समान था कि मुरली वाला और ये मिठाई वाला दोनों एक ही था, खिलौने वाला सब एक ही था, बस वो अलग अलग भेष बनाकर वो हर 6 महीने में आया करता था, इसीलिए सेम आवाज था। अब तो छठा क्वेश्चन देखिए। किसी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो देखिए क्या कारण बताता है। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था, उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उनका भी सुखी संपन्न परिवार था। उनका भी घर में सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, प्यारे बच्चे थे, किंतु उनका परिवार नष्ट हो गया था। किसी कारण मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया। तब वो क्या किया, वो इसीलिए वो अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखना चाहते थे। मतलब अपने बच्चे को दूसरे बच्चों को में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया करते थे। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती थी। इसलिए ना उसका परिवार मतलब पहले बहुत हंसी खुशी परिवार पूरा था, लेकिन उनका परिवार पूरा बिखर गया, मतलब सारा परिवार में डेथ हो गया। तो पत्नी भी अच्छा थी, बच्चे भी अच्छे थे, प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो इसीलिए ना ये मुरली वाला इस काम व्यवसाय वाला बेचने वाला काम इसलिए किया कि उनका काम मतलब उसका मन वो व्यवसाय में लगा रहे, अलग अलग प्रकार के खिलौना, अलग अलग प्रकार की मिठाई बेचने लगे, ताकि उनके पास बच्चा है और बच्चा को अपना समझ के उनका सोचे कि मेरा ही बच्चा है, उसी में वो अपना मन लगा रहे। क्या कहता है 7 क्वेश्चन। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा क्यों कहा देखिए। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा के समझने का प्रयास नहीं किया था। मतलब कि वो जो बूढ़ी जो थी, किनकी दादी थी पता नहीं, ध्यान में नहीं है, तो वो जो उनका अंदर से जानने के लिए कोशिश किए थे कि आखिर ये इतना सस्ते में क्यों देते हैं और इतना मतलब दाम में ही देते हैं, तो ऐसा क्यों देते हैं। और सब आदमी होता है कि मिठाई बेचते हैं तो अपना फायदा लेकर, लेकिन ये फायदा नहीं लेते, तो उनके बारे में ये जानना चाहिए। तो वही बताया कि दुख और पीड़ा समझने का प्रयास पूरा किया था उसी रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू, हाँ उसका जो चुन्नू मुन्नू की दादी जो थी रोहिणी, चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। मतलब चुन्नू मुन्नू में उनको अपने बच्चों की छवि नजर आए थे। ठीक है, इसीलिए वो ये पैसे उस बार पैसे नहीं लिए थे, चुन्नू मुन्नू को अपने बच्चे की समझ, इसलिए वो मुफ्त में दे दिए थे। 8वां क्वेश्चन देखिए। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? अभी करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो देखिए, हाँ आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा का चलन है।
मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में रुकावट भी उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। सारा क्वेश्चन आंसर हम बता दिए, मेन जो इम्पोर्टेंट था वही बताया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही क्या कहता है 7 क्वेश्चन। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा क्यों कहा देखिए। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा के समझने का प्रयास नहीं किया था। मतलब कि वो जो बूढ़ी जो थी, किनकी दादी थी पता नहीं, ध्यान में नहीं है, तो वो जो उनका अंदर से जानने के लिए कोशिश किए थे कि आखिर ये इतना सस्ते में क्यों देते हैं और इतना दाम में ही देते हैं, तो ऐसा क्यों देते हैं। और सब आदमी होता है कि मिठाई बेचते हैं तो अपना फायदा लेकर, लेकिन ये फायदा नहीं लेते, तो उनके बारे में ये जानना चाहिए। तो वही बताया कि दुख और पीड़ा समझने का प्रयास पूरा किया था उसी रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू, हाँ उसका जो चुन्नू मुन्नू की दादी जो थी रोहिणी, चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। मतलब चुन्नू मुन्नू में उनको अपने बच्चों की छवि नजर आई थी। ठीक है, इसीलिए वो ये उस बार पैसे नहीं लिए थे, चुन्नू मुन्नू को अपने बच्चे की समझ के, इसलिए वो मुफ्त में देती है मिठाई। 8वां क्वेश्चन देखिए, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो देखिए, हाँ आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में रुकावट भी उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती है। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। सारा क्वेश्चन आंसर हम बता दिए, मेन जो इम्पोर्टेंट था वही बताया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही